देख नहीं लो, नहीं, द लार्जेस्ट एंगल इज। ये लार्जेस्ट एंगल नहीं होता तो हो जाता सर। अब देख लो भाई, वैसे ही आंसर है नहीं जो तुम कह रहे हो, लगाना पड़ेगा। द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ठीक। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मान लीजिए मोबाइल भूल गया अगर, तो कम से कम आपके पास रहेगा, क्योंकि चार्ज भी नहीं है बहुत ज्यादा। बस। एक इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मैंने करवाया भी था ये क्वेश्चन, दे रहा हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 3, 15, 27, है ना, इस तरह से एपी है, और 39 will be 132 more than its 54 term, will be 132 more than its 54 term। ये इसमें इस तरह का क्वेश्चन है कि बुक में आपके नहीं है एनसीईआरटी में, और एक दो और भी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके से। एपी में बहुत तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक आपको प्रैक्टिस मैंने कराई थी कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 7। इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सर भी टाइप। आपने पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाद क्या लिखा है? टू एपीज किसमें? फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी। एन ओके की सर। किस वैल्यू के लिए दोनों के एन टर्म सेम होंगे, है ना? ये क्लास लिख लो। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा बदलाव भी किया जा सकता है, जो दे रहा हूँ कहीं भी। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में निकालना है। इन्होंने 200 एंड 600 ले लिया, है ना। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, 200 एंड 500 कर सकते हैं। विच आर डिविजिबल बाई 7, विच आर डिविजिबल बाई 7। इसमें ए और एल आपको डिसाइड करना पड़ेगा इन नंबर्स को देखते हुए, कि जैसे 200 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 200 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा है सबसे पहला जो 7 से डिविजिबल है, दैट विल बी द ए। उसके बाद डी की वैल्यू 7 हो जाएगी जो छुपी हुई है, क्योंकि हर टर्म अपने से 7 के अंतर पर होगा। और लास्ट टर्म आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 500 से ठीक पहले कौन सा ऐसा टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, दैट विल बी ए एन, है ना। और वही आपको एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन फाइंड हो जाएगा, और फिर ए एन की वैल्यू निकालनी है प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। आसान है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनते भी, बना भी दिए जाते हैं, जो आपको सैंपल पेपर या बुक में नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर अपने दिमाग से भी बना देता है। इसकी प्रैक्टिस करिए, सर्किल में कल कराऊंगा आपको, क्योंकि आज मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे जुड़ नहीं पाएंगे। सर फोर्थ वाले की एपी क्या आ रही है? फोर्थ वाले की एपी
और किसी की आ रही है भाई एपी? बताओ, मुझे देखना पड़ेगा सर क्योंकि रुक मैंने जाइए, अभी अभी मत बताइए। करिए, ओके अभी सर। सॉल्व करिए। अभी आपस में ही चेक करवा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने छोड़ छोड़ के दिए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन जंप करके दिया है क्वेश्चन। आसान है वैसे, इतनी हिंट दे रहा हूँ कि जो ए है वो 1 से लेके 3 के बीच में है, बस इतनी हिंट दे रहा हूँ। सर 2 7 12 आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये यही सेम। है। मैंने देख लिया घुमा के इसको। अरे सर बोल दिया करिए, थोड़ी देर रुक जाया करें। हमारे जैसे स्लो बच्चे भी हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत स्लो है पता है। चलो ठीक है। टू 203 शायद पहला टर्म होगा, इतनी हिंट दे रहा हूं आपको 7th क्वेश्चन में। 203 विल बी द फर्स्ट टर्म, है ना? और इसमें 493 एन, चेक करके देख लीजिएगा। सर 497 भी होगा। 497 भी होगा, हाँ तो ठीक है। नहीं, 493 और हाँ सही कह रहे, 497 होगा। यू आर राइट। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ठीक है, यही होगा जो तुम बोल रही। देखिए एपी कितनी जादुई चीज है कि बिना काउंट किए आपको एपी के मेथड से सीधे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 पता चल जाएंगे एक फिक्स रेंज के बीच में। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है एपी का ये। एक दो क्वेश्चन सोच रहा हूँ आपको उसके दे दूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के दे दिए जाए मेरे। सर पहले ये लगा लें। सर फोर्थ की एपी क्या आ रही थी? फोर्थ की एपी आ रही थी शायद, देखो। सर 2 5 7 12। हाँ हाँ, 2 5 इस तरह से आ रही थी। नहीं असल सर में 2 7 12। हाँ 2 7 करके आ रही है, 2 वही 7 12। मैं सोचा सर 2 5 7 12 तो कोई एपी है ही नहीं। नहीं नहीं, 2 7 12 इस तरह से। मुझे देखना पड़ेगा उन्हें कहाँ से दिया था, ढूंढना पड़ेगा। मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये देखो ये। यस सर। दिख रहे हैं ना, रिक्वायर्ड एपी इज 2 7 12 17। हाँ सर अभी वही आ रही है। सर 7th का 43 आया है। 7th का नंबर ऑफ इंटीजर्स वाला, असल में मैंने इसको चेंज कर दिया है ना। मैंने बदल दिया, बुक में दिया था
200 to 600 कुछ ऐसे दिया था, और मैंने चेंज कर दिया उसको, तो नंबर ऑफ टर्म्स बदल जाएंगे ना, फिर उतने टर्म्स नहीं आएंगे, मैंने घटा दिया इसको। दिखाता हूँ आपको, मैं कभी कभी ये सब काम कर देता हूँ, पेपर बनाते समय भी ऐसा कर देता हूँ कि जहां से लिख रहा हूँ, लिखते लिखते क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ज्यादातर टीचर्स ऐसा करते हैं। उसमें फायदा क्या होता है ना, कि जैसे मान लो किसी ने गलत तरीके से इधर उधर देख भी लिया, तो जब तक बुद्धि नहीं लगाएगा वो कर नहीं पाएगा। देखो ये क्वेश्चन था एक्चुअली, आप देख रहे हो बच्चों, हेलो, ये बुक में था, सैंपल पेपर में, है ना, कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 600 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो बुक का आंसर कुछ और आएगा, बुक का आंसर आ रहा है 57, है ना, लेकिन इसमें क्या है, मैंने 500 कर दिया। तो जब 500 कर दिया भाई, तो फिर चेंज आ जाएगा। नहीं दिख रहा है, कि दिख रहा है बच्चों, हेलो, दिख रहा है सर। सूरज की रोशनी में दिखा रहा हूँ आपको। वाह की लाइट, लाइट का कुछ पता भी नहीं है कि आज कै बजे आएगी लाइट, कोई जानकारी। यस सर, 7th में 43 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का डिफरेंट आएगा, भाई मैंने बताया ना कि बुक से थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़े से चेंजेस। सोच रहा था एक दो क्वेश्चन सर मैं एक बार पूछते। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ दीजिए। थर्ड है कि if 10th term of an AP is -4 and its 22nd term is -16, find its 38th term। ओके ए सर। 9, हाँ A10 दिया है, A22 दिया है, तो वहां से ए और डी में दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका डी आ जाएगा सर वहां से, है ना। -32 आंसर है। हाँ, कितना आ रहा है आंसर, सर -32। देखता हूँ अगर मिल जाता है तो दिखा देता हूँ आपको, ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ, डी की वैल्यू -1 आ रही है, और सही कह रहे हो कि इसका जो 38 टर्म है, ये यस देखिए, सर, आ गया। ये आपका आ रहा है -32, दिख रहा है भाई, 38 टर्म इज यस सर। -32, दिख गया। सर मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन और 5th वाला नहीं समझ आया। सेकंड वाला नहीं आया, अच्छा, नो सर। ठीक है, किसी का लगा भाई, सेकंड नहीं लगा, लग गया सर। कितना आया भाई, 10 सर टर्म, 19 आया है। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है और शिवांगी। और सर फिफ्थ फिफ्थ भी लग गया है, वो आ रहा है 45, और उसके और ए 45 आ रहा है, और डी 22.5 आ रहा है। यार जो इसमें दिया है सोल्यूशन, उसमें तो 40-80 करके आ रहा है, एक मिनट देखो मैं क्या मामला है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे हल्का सा ध्यान आया है सेकंड वाले कि में समझ नहीं आ रहा कैसे लगाना है इन दोनों क्वेश्चन मुझे। ठीक, बता दो, चलो दोनों ही बता दो, देखो, फर्स्ट वाला रद्द कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सूखने में भी टाइम लगेगा, कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है, और ये हो जाएंगे सारे।
देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपको दिया हुआ है, 10 टर्म निकालना है। आप इसका फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, दो चीजें है ना। और एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन आपको एन स्क्वायर दिया हुआ है, ये चीजें दी है ना। तो जरा देखो यहीं से निकालो, एस वन कितना हो जाएगा, वन स्क्वायर, ये ए वन के इक्वल होगा, है ना। एस टू कितना हो जाएगा, टू स्क्वायर इक्वल टू 4। ए टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एस टू माइनस एस वन, एंड दैट विल गिव यू 4 माइनस 1 3। आ रहा है समझ, ऐसे आप Yes, ऐसे sir. करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ए थ्री क्या हो जाएगा, एस थ्री माइनस एस टू, दैट विल गिव यू 9 माइनस 4 5। तो आपकी एपी आ गई, आपकी जो एपी है वो हो जाएगी 1 3 5। अब जो चाहिए वो निकाल लीजिए इसका। जब आपको एपी पता चल गई, Yes, ए sir. टेन कितना हो जाएगा, ए टेन आपका हो जाएगा ए प्लस 9 डी, है ना। और दैट विल गिव यू 1 प्लस 9 इंटू 2, डी की वैल्यू पॉजिटिव है 2, तो 1 प्लस 18 एंड दैट विल गिव यू 19। बताओ भाई, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं, बुक में भी एक दिया हुआ है, बुक वाला थोड़ा कठिन है इससे, है ना। एसएन में 2 टर्म थे वहां पे, 4n माइनस एन स्क्वायर टाइप का, मुझे याद आ रहा है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बच्चों, हेलो। Yes, sir. तो उसके कंपैरिजन में तो ये आसान है बेटा, ठीक है, बोलो Yes, भाई। sir. अब रही बात इसकी एंगल्स वाली, तो इसमें देखो सर triangle के एंगल मेरे आ रहे हैं 45 और फिर ये कितना है +22 इसमें कर देंगे 67.5 और 90। अच्छा बुक में जो दिया है सैंपल पेपर में वो कुछ डिफरेंट है। देखो जरा एंगल्स अगर हम एपी में ले लें तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये 3 एंगल हो जाएंगे, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड एंगल है ना। अब देखो लार्जेस्ट एंगल क्या, इन तीनों का सम क्या होगा भाई, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 2d 180 हो जाएगा, सॉरी 3a, 3 टाइम्स ए कितना होगा 180, और ए की वैल्यू आ जाएगी 60। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कह रहा लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो लीस्ट एंगल क्या होगा, a माइनस डी, सॉरी 2 इंटू ए माइनस डी, क्योंकि लीस्ट एंगल इसमें ए माइनस डी होगा, सबसे छोटा। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, तो आ जाएगा आपका कि a प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस 2, ठीक है, ट्रांसपोज कर दीजिए तो 3d इज इक्वल टू ए, है ना। तो 3d आपका आ जाएगा 60 डिग्री के, d की वैल्यू आ जाएगी 20, है ना। अब फर्स्ट एंगल क्या है आपका, a माइनस डी, a माइनस डी मीन्स 60 माइनस 20, अगला 60 हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 60 प्लस 20, मीनिंग देयर बाय कि दिस विल बी 40, नेक्स्ट विल बी 60 एंड थर्ड विल बी 80। ये आंसर आना चाहिए। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। सर पर जो ये मतलब मैंने लगाया है उसमें भी मतलब आ तो आंसर वैसे ही रहा है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट एंगल है और लार्जेस्ट एंगल है उनका मतलब जो आप रिलेशन दिया है वो ट्वाइस के हिसाब से ही है। देख लो कहीं कंडीशन गलत लगाई बेटा, नहीं ऐसा सर, वो नहीं। कंडीशन आपने जैसे पहले स्टार्टिंग में लिए ना ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, आपने ये 3 एंगल लिए, मैंने लिए थे ए प्लस डी और A+2D, ये मैंने 3 एंगल लिए थे। तब भी आना चाहिए, तब भी आना चाहिए, देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है, तब भी आएगा। बस उसमें क्या होगा, उसमें एलिमिनेशन में दिक्कत आएगी ना, बस यही फर्क होगा। इसमें आपका जो इस तरह से हम लेते हैं ना 3 कंसेक्यूटिव एंगल एपी में, उससे फायदा ये होता है कि हमारा एलिमिनेट हो जाता है, इससे डी खत्म हो जाता है, तो काम आसान हो जाता है, बस और कोई बात नहीं बेटा। ये जो पर्टिकुलर वे है ना कि ए माइनस डी, ए प्लस डी, और सॉरी ए और ए प्लस डी, ये जो कंसेक्यूटिव हम 3 लेते हैं, इसके पीछे रीजन यही है। टेक्निकली वो भी सही है, प्रैक्टिकली ये ज्यादा सही।
चलो अच्छा हुआ, मैं तो सोच रहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको क्या पूछूं मैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा किया इस क्वेश्चन को दे दिया। बाकी जनता को समझ में आया भाई? हेलो, यस सर। करते रहिए प्रैक्टिस। कल हम लोग पॉसिबली कुछ क्वेश्चन सर्किल के और कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स रिवाइज करते रहिए, फार्मूला लर्न कर डालिए, खूब आपको कराया मैंने, उसको कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से, ठीक। अननोन फ्रीक्वेंसी पे फोकस ज्यादा करिएगा, अननोन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आने हैं निश्चित रूप से, बोर्ड में भी आना है और प्री बोर्ड में भी आना है। इसमें से आएगा पता नहीं, मीन में, मीडियन में कि मोड में, लेकिन आएगा, ठीक। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम चाहे जितना सैंपल पेपर लगा डालें, बट डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा, यहां से लेके और कम से कम बोर्ड तक तो मैं कह ही रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके।